वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करेंगे हम इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों नाक, त्वचा, जीभ, आँख, कान द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती है। वायु हवा को हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसका हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। तो प्रयोग द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फूला हुआ गुब्बारा है और सेकंड में है पिचका हुआ गुब्बारा। तो जो फूला हुआ गुब्बारा है वो एक तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हल्का सा बेंड हो रखा है, और यहाँ पे ये हल्का सा झुकने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, वेट है। वजन किस चीज़ का है? हवा का, जो उसके अंदर हवा भरी हुई है। हवा को हम क्या कहते हैं? वायु। तो इस प्रयोग से हम ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि इस बैलून के अंदर क्या है, हवा भरी हुई है। तो उस हवा में, उस वायु में क्या होता है, वजन होता है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग से हमने ये समझ लिया है। नेक्स्ट है, एक पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। जो भी ऊपर बताया गया है वही यहाँ पर लिखा गया है। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए, जैसे तराजू को बनाते हैं। जैसे तराजू होता है वेट के लिए, वेट देखने के लिए तराजू का हम उपयोग करते हैं, तो उसी प्रकार हम इस माध्यम से हम इसको ही चेक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या हवा में भार है? यस, हवा में भार होता है। हाँ। क्या हवा स्थान घेरती है? हाँ, घेरती है, क्योंकि जब हवा या वायु इस गुब्बारे के अंदर गई तो गुब्बारा जो है वो फूल जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले ठोस वस्तु हमें बतानी है। पुस्तक, डस्टर, बाल्टी, ये ठोस वस्तुएं हैं। द्रव, दूध, पानी, तेल। गैस, धुआं, भाप और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 3। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है वो, जो उनके बीच में, जो एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो गैस में सबसे कम होता है, या बिल्कुल इसको नेग्लिजिबल भी कहते हैं, बिल्कुल नगण्य ही होता है वो। आओ करके सीखें। तो आवश्यक सामग्री बताई गई है। हमें क्या लेना है? कांच या अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी। कटोरी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे पारदर्शी, जिससे हमें पता लग जाए बाहर से देखने पर कि अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है। गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूपबत्ती आदि। चलिए, ये ए पार्ट है, इसमें ए में देखा गया है। अब चित्र ए में क्या कर रहे हैं? चित्र ए के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी से रखने हैं। तो हमें क्या करना है? छोटा सा जो टुकड़ा दिखाया गया है इसको हमें एक एक करके पहले कटोरी में रखना है, फिर उसके बाद हमें गिलास में, और उसके बाद लास्ट में कटोरे में इसको रखना है। चलिए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा? हाँ या नहीं? तो इस तरह से करने से, अगर बारी बारी से रखेंगे इसको अलग अलग उसमें, तो क्या इसका आयतन बदलेगा? नहीं। ठोस पत्थर अवस्था में अंतराणुक बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि ऊपर मेंशन है और हमें मालूम भी है, जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है, जिससे पत्थर का आकार या आयतन नहीं बदलेगा। उसका आकार या आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। जो उनके एटम्स होते हैं सॉलिड के, वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए पानी भर दिया गया है। अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तनों में पानी भरते हैं।
तीनों में पानी भर दिया गया। फिर प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न। क्या द्रव जल का आकार या आयतन बदलता है, हाँ या नहीं और क्यों। द्रव जल में अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे जल के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, जिससे जल की आकृति बदलेगी परंतु आयतन नहीं बदलेगा। तो इसमें बताया गया है कि अब पत्थर की जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है, पानी डाल दिया गया है, जल। तो जल का क्या बदलेगा, आकृति बदलेगी। इसकी शेप में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। उसके बाद वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है। जैसे कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की शेप आ जाएगी, इसको ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप आ जाएगी, और कटोरे में डालेंगे तो वो कटोरे की शेप में आ जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि उसका आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब सब हटाने के बाद उसमें क्या रख दिया गया है, धूप बत्ती रख दी गई है तीनों में। अब चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। क्या धुआं गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा, हाँ या नहीं और क्यों। एब्सोल्युटली होगा। धुआं गैस के अणुओं के बीच दूरी बहुत अधिक होने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, बिल्कुल जीरो ही होता है, जिससे धुआं के आकार व आयतन दोनों बदलेगा, दोनों में बदलाव आ जाएगा, आकार भी बदलेगा और आयतन भी बदल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। नीचे दिए गए गोली में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो यहाँ पर जो बताए गए हैं, यहाँ पे आपको एक बिंदी पेस्ट करने हैं, तो उससे हमें ये बताना है कि और ये क्या हो रहा है इसमें। तो पहले जो दिखाई जा रहे हैं, जो बहुत ही पास जो कण है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, वो है ठोस के कण। जो थोड़े से लूजली पैक्ड हो गए, हल्के से थोड़े से दूर हो गए, वो है द्रव के कण। और जो बिल्कुल ही लूज हो गए, कोई उनमें फोर्स नहीं है, तो वो हो जाएंगे गैस के कण। नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ। प्रश्न 5 देखते हैं। परमाणु पदार्थ द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिसे अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कई तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा अनिश्चित अनुपात से मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो फोटो है इसमें बताया गया कि कोई भी तत्व लिया है हमने, जैसे कोई तत्व, उसके यहाँ पे अलग अलग परमाणु दिखाए गए हैं। अब किसी तत्व के अणु कब बनते हैं, जब किसी तत्व के एक, दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम उसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम मिला देते हैं, तो वो अणु बनाते हैं। जैसे देखिए, एक ही तत्व होना चाहिए, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, ये यौगिक के अणु। ये किसी यौगिक के अणु है, ये तीसरा बन जाता है, यौगिक बन जाता है। यौगिक कैसे बनता है, देखिए, अलग अलग तत्वों के जो अणु हैं, ये तो एक ही तत्व के अणु हो गए, किसी एक तत्व के। जब अलग अलग तत्वों के अणुओं को मिल करके क्या बनता है, यौगिक। और जब हम तीनों को हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पे लास्ट में क्या, तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण, इन सभी का मिश्रण है, ABC को जब मिक्स कर दिया तो लास्ट में ये बन गया। ठीक है, तो हम प्रश्नों के आंसर्स देखते हैं। नीचे क्या है, पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 का हो सकता है। तो H2 क्या है, H के ही यहाँ पे दो एलिमेंट दिखाए गए हैं। देखिए, H2 का मतलब ये है, H के ही दो हैं, मतलब किसी तत्व के ये अणु हो गए। तो कौन सा पिक्चर है, ये B पिक्चर आ गई। यहाँ देखते हैं ब, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, NH3 का कौन सा चित्र हो सकता है, तो वो आता है C कैसे, क्योंकि वो एक यौगिक है। NH3 में कैसे, देखो N H यहाँ हो गया, H और H, तो ये क्या है, यौगिक, क्योंकि एक ही तत्व नहीं है, अलग अलग तत्व हो गए। दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तब वो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये
की होगा ये सी। देखिए NH3 का हो सकता है, तो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए जो यहाँ की जो फोटो है वो है सी। नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हमें लिखना है, ये देखिए पहला हो जाएगा H2O, क्योंकि H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। नेक्स्ट है CO2, ऑक्सीजन 2 होगा, यहाँ पे CO2 हो गया। नेक्स्ट HNO3, देखिए यहाँ पे H 1 है, N भी 1 है और O कितने हैं 3, 1 2 और 3, HNO3। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। हम इनके सिंबल बताने हैं। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। फिर है क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, ब्रोमीन Br, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। नेक्स्ट, नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अवयवी संकेतों को लिखिए। तो यहाँ पे हमें बताना है NO2 में क्या क्या है। देखिए N होता है नाइट्रोजन, O होता है ऑक्सीजन। NaCl में Na सोडियम और Cl क्लोरीन। H2SO4 में H होता है हाइड्रोजन, S सल्फर और O ऑक्सीजन। C12H22O11, C होता है कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। नेक्स्ट, रासायनिक सूत्रों को पूर्ण कीजिए। अब हमें पूर्ण करना है इन्हें। देखिए सबसे पहला यहाँ क्या लिखा है C12, इसका एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे H22 में, C12H22 और O11 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट CaCO3, नेक्स्ट HNO3, लास्ट में है Na2C और O3, मतलब Na2CO3। बस हमें इसको पेयर करके यहाँ पे लिखना है, एक फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे केमिकल फार्मूलाज। तो हमें यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले है व्यापारिक नाम बताया गया है इस कॉलम में, फिर रासायनिक नाम है और फिर रासायनिक सूत्र है, उसका फॉर्मूला हमें बताना है। तो चलिए देखिए, नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं और फॉर्मूला हो गया NaCl। नेक्स्ट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। चीनी सुक्रोज C12H22O11। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 10। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रकार होने वाले क्रिया क्या कहलाती है? जब उदासीन हो जाएगा तो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण क्रिया। तो उत्तर में है अम्ल प्लस क्षार को जब मिला दिया तो क्या बना, एक सॉल्ट बना, लवण तैयार हुआ प्लस जल और ऊष्मा। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसको हमें पूर्ण करना है। ये देखिए HCl प्लस NaOH, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, NaCl को मिला दिया, NaCl बन गया और H एक बच गया यहाँ पे और एक यहाँ पे H है, तो ये बन गया H2O, वाटर बन गया प्लस हीट, ऊष्मा। नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जैसे ऊपर बताया गया था, देखिए इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा। मिलान करिए। खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, सिरका सफ़ेदा बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन निर्माण में, चूना अमोनिया निर्माण में, सोडियम क्लोराइड साबुन उद्योग में। नेक्स्ट, सही और गलत का निशान लगाइए। लिटमस हल्दी गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं, यह सही है। ये अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, नहीं, इससे नहीं बनता परमाणु। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, नहीं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव और गैस। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, बिल्कुल सही, ठोस में सबसे ज़्यादा होते हैं पास में। 15, कल राजू अपनी माँ की अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लगी थी, पर
यह क्या? जैसे ही उसने हल्दी के दाग को साबुन से धोया वह दाग लाल हो गया था। ऐसा क्यों हुआ होगा? आओ समझें। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। अब यहाँ पे हल्दी का दाग है और वो हमने सेकंड में है लिटमस पेपर। तुम्हारे विज्ञान किट में नीले और लाल रंग की पट्टियों के रूप में कुछ पेपर होंगे। आपके भी पास विज्ञान किट होगी तो उसमें पेपर्स हैं वहाँ पे, तो आप देखिएगा कि लिटमस पेपर कहते हैं इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। यह दो रंग में उपलब्ध होते हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षारक के विलयन में डुबाने पर वह नीला हो जाता है। अपोजिट कलर में हो जाता है, नीला लाल हो जाता है और लाल जो है वो नीला हो जाता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। आइए आओ बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ का हम स्वयं परीक्षण करके देखें। तो जिन कुछ पदार्थों के नाम बताए गए हैं सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं, सबसे परिचित है। पहला कॉलम है पदार्थ का नाम। सेकंड, लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो फर्स्ट आता है टमाटर। टमाटर में क्या है कि नीला लिटमस लाल हो जाता है। इसी कैटेगरी में आता है सिरका, फिर आता है नींबू। तो उसके बाद लाल लिटमस जब नीला हो जाता है इस कैटेगरी में आता है साबुन। और किस में परिवर्तन नहीं होता, लिटमस के रंग में जब परिवर्तन नहीं होता तो वो होता है नमक। अब प्रोजेक्ट कार्य है यहाँ पर। गुड़हल की पंखुड़ियों का चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग करिए। दोनों के साथ हमें प्रयोग करके देखना है क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है। अपने अनुभव को अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी में डुबोने पर इसका रंग हरा हो गया क्योंकि चूने का पानी क्षारीय विलयन है। गुड़हल की पंखुड़ियों को अगर नींबू के पानी में डुबोने पर पंखुड़ियों का रंग गहरा गुलाबी हो गया क्योंकि नींबू का पानी अम्लीय विलयन है। तो इसी के साथ हमारी इकाई ही समाप्त होती है। मिलते हैं हम एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।